हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जैसे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस टॉपिक टू बी स्टडीड नहीं, केवल चर्चा होने वाली है आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। पढ़ना क्या है? चलो भैया, मैडम ने बता दिया ट्वेल्थ वालों को। बच्चे 11th के बच्चे बोलते हैं मैडम आपने ट्वेल्थ वालों को बता दिया, मैडम आपने नीट वालों को बता दिया, मैडम जेई वालों को बता दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें तो बताया है नहीं। अब हम 11th से 12th में कैसे जाएंगे भाई, हमें क्या क्या पढ़े। देखो, बच्चे चाहे कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चिंता मुझे पक्का होती है ना। हम भी जब पढ़ते थे छोटे थे, चाहे हम पढ़े चाहे ना पढ़े, बट चिंता बहुत होती थी दिमाग के अंदर। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। मान के चलो कि दिमाग लग रहा है टीवी में इधर उधर, लेकिन दिमाग में एक चीज पकड़ रहेगी, अरे यार पढ़ा नहीं है, अरे यार पढ़ाने पेपर है, पेपर आने वाले हैं। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, इस चिंता को भगाइए। चिंता तो चिता के समान है, चिंता करनी नहीं है। खुश रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। स्मार्टली काम करो, लेबर तो बहुत जरूरी है, पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कि आपके जो लास्ट क्लास में टॉपिक्स हुए हैं और जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में आपका वही आने वाला है। तो आपसे जो कहा इजीली मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, वेटेज जिसमें सबसे ज्यादा होगा, वो चैप्टर होगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होगा हाइड्रोकार्बन्स। और अगर कुछ ज्यादा ही पूछा जाएगा तो आपका मोल कंसेप्ट से पूछा जाएगा, जहां पर स्टोकियोमेट्री, और जहां पर पूरा का पूरा चैप्टर वहां पर रिवीजन हो जाता है। एक फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, 4 क्वेश्चन जो नीचे बने हुए हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेल्डिंग फ्यूल वाला, उसे पूरा पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। उसके अंदर मोल कंसेप्ट सारी सारी चीजें आ जाती है। तो कोशिश करते हैं टीचर्स की वहां से पूरा चैप्टर वो आ जाए, क्वेश्चन वो आ जाए। अदरवाइज उसमें तोड़ मरोड़, पर टीचर है भैया, उनको तो क्वेश्चन में तोड़ना मरोड़ना सब आता है। तो वो तोड़ मरोड़ के आधा सवाल, पूरा सवाल, उसमें से बीच में से कोई उठा देंगे, डिजिट चेंज कुछ भी करके आपको उस टाइम कोई क्वेश्चन दे देंगे। तो उस पर फोकस करिए, उसको पढ़िए, मूल कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग बनाइए, 12th क्लास का बेस है। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन और जीओसी तो बेटा जान है 12th क्लास की। जब दूसरी बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक, जब 12th क्लास के लिए पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो आपका पूरा का पूरा इस 11th क्लास के ऊपर डिपेंड होगा। सारे कंसेप्ट रिवाइज करो और बहुत बढ़िया से बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ो। अब इन चैप्टर्स को इंट्रो कैसे पढ़ो, इसका लेक्चर केवल सुनने वाला है, नहीं पढ़ने वाला नहीं है। आज मुझे आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक करनी है। जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो मुझे कितनी ध्यान से सुनता है, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे मुझे कि मैडम इस बात में ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। फिर मैं आई विल चेक माय स्टूडेंट्स ओनली कि वो कितना मुझे सुनते हैं ध्यान से। तो देखो बेटा, हमारी लिसनिंग पावर है। थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ ये समझो कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर तक जाओ, जड़ों तक जाओ। जैसे बच्चा बोलता है मैडम इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्यों लगाया, मैडम गैसेस स्टेट तो हमारे सिलेबस से हट गया है, मैडम फिर भी ये क्यों है। देखो बेटा, वो होगा, तो आप ये सोचो कि वो क्यों होगा। देखो हमारे पास 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। सॉलिड को तो भैया आप तोड़ना मरोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ये पेन नहीं सॉलिड है। देखो इसमें कोई दबाव, इसको कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बॉल है, फुट दबाओ उसे, कुछ हो सकता है। खैर हवा भरी होगी तो वो होता है। आयरन का कोई स्फीयर ले लो, उसे दबाओ, कुछ नहीं हो सकता। है ना, हार्ड मास, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां हो बहुत कुछ रहा है एटम्स के अंदर, लेकिन वहां विजिबल कुछ भी चीज नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स आर वेरी वेरी रिजिड। है ना। और लिक्विड में क्या होता है, जिस बर्तन में रखो उसी का शेप ले लेता है, जिस बर्तन में जिस जो चीज डालोगे वैसा ही कलर हो जाएगा। पिंक कलर पास में होगा पानी पिंक दिखाई देने लग जाएगा, नीला कलर होगा तो नीला दिखा, क्या है। और उसको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड को तो थर्मोडायनामिक्स से पढ़ने के लिए लिया ही नहीं जाता। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। और हीट करके जल्दी से मोशन कौन दिखाती है? गैस। इसलिए गैस पर उसको स्टडी किया जाता है। इसलिए किसी भी गैस के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हो। इसीलिए आप थर्मोडायनामिक्स में पहले गैसेस स्टेट को समझो, उसके बाद फिर उसकी कहानी को पढ़ो। आपको सब 11th की फिजिक्स की थर्मो भी समझ में आ जाएगी। हम 11th की पूरी फिजिक्स थर्मो, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सब पढ़ाते हुए चलते हैं, तब हम थर्मोकेमिस्ट्री तक जाते हैं। आप एक तो इस तरीके से पढ़िए। फिर उसके बाद जब आप इस चीज को कर लोगे, तो आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में आइए, क्योंकि इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में तोड़ते हैं हम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पूरा गैस के बारे में ही पढ़ते हैं, सारी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं, और हर चीज एकदम से विजिबल किसमें होती है, गैसेस स्टेट में होती है।
वहां पढ़ते हैं नन्हा सा केमिकल इक्विलिब्रियम। हम थोड़ा सा जो होता है वो हम लिक्विड फेज में भी पढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास दो एग्जाम्पल हम बहुत पढ़ाते हैं। एक होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, है ना बेटा, और शुगर्स का हाइड्रोलाइसिस, एस्टर का फॉर्मेशन, शुगर का हाइड्रोलाइसिस, उसका रिवर्स और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो चीज हमारे सिलेबस में होती है, वहीं से हम क्वेश्चन बना के इधर उधर से घुमा फिरा के देते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है हम वहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरी चीज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है, 10th क्लास का बेस में चले जाओ। सॉलिड क्या, एसिड बेस और सॉल्ट, जितने भी आयन होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, एस ब्लॉक के यानी कि एल्कली मेटल, एल्कलन अर्थ मेटल के जितने भी मेटल के सॉल्ट बनेंगे वो सब वहां पढ़ेंगे। उसमें भी वही जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कहानी पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका एप्लीकेशन पार्ट आप 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हो। तो ये भी एक चैप्टर, एक 11th वाले टीचर जो होम एग्जामिनेशन लेते हैं उनका ये भी टारगेट रहता है हमारे स्कूल के टीचर्स का, कि बच्चे के टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, जिससे कि वो आगे चल के इजीली उसको समझ में आ जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो और उस टाइम को वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लगाए। चले चले जाओ आप बेटा, कहानी तो बहुत लंबी है बेटा इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की, पर आपको ना एक दिमाग के अंदर पिक्चर बना के चलना पड़ेगा। कोई जब सब्जेक्ट किसी भी चीज को छूते हो ना, छूने से ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल है, ये सोचो कि मुझे सबसे पहले पढ़ना क्या है, इसके अंदर चीज क्या क्या करनी है, यूज चीजें क्या क्या करनी है, उसके बाद फिर एक एक चीज को पकड़ो। और जब कोई चीज मुश्किल लगती है तो उसे नहीं कोशिश करो करने की, नहीं होता है तो उसे छोड़ दो। एक दिन छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, सो आराम से आंख बंद करके एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को फ्रेश होने दो। अब जब दोबारा उस सवाल को पकड़ोगे, वो सवाल दौड़ के होने वाला है तुमसे क्वेश्चन, ठीक है? चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चीज़ में यही करो, अपने माइंड को शांति दो, शांति बना के रखो, पेशेंस रखो, कंट्रोल रखो अपने ऊपर, ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन तो बेटा, VOC तो बेटा जान ही है हर चीज़ की, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करिए, तो आपका देखिए कितना बढ़िया से 11th तैयार होने वाला है और कितना बढ़िया से आपका 12th क्लास का बेस क्लियर करने वाला है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं फ़ोकस करूँगी हर चीज़ पर हर चीज़ जो होगी वो धीरे-धीरे होगी, है ना? तो इन टॉपिक्स पर फ़ोकस करिए। बाय। अब देखती हूँ किस-किसने कितना सुना है। बाय बाय बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।